प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आज जो करने जा रहे हैं वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, मैराथन करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। और किसका? बायोलॉजी का। जो अलग अलग परीक्षाओं में बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कलेक्टेड किए गए आपके 60 से 65 प्रश्न लिए गए हैं। टाइपिंग की प्रॉब्लम की वजह से उनके क्रम आपको सही से नहीं दिख पा रहे हैं, ये एक अलग की बात है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन के साथ उन सभी प्रश्नों को लिया गया जो आपके लिए लाभदायक हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आने वाली परीक्षा जो आपकी आर ओ की है 2016 की, या आने वाली पीसीएस की परीक्षा, समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास भी है और मुझे उम्मीद भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आप जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? देखिए, धातुओं का एक गुण होता है, धातुएं कठोर होती हैं। धातुओं का एक गुण होता है, धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं में शाइनिंग पाई जाती है। धातुएं कैसी होती हैं? जल्दी से बताइए। धातुओं में शाइनिंग पाई जाती है। धातुएं कैसी होती है? विद्युत की कंडक्टिविटी होती है, जिसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। लेकिन दो अपवाद हैं जो धातुओं के हार्ड नहीं होती हैं। दो ऐसी धातुएं हैं जो कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं, जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और वो है नाक। वो कौन है? नाक। अब आप कहेंगे नाक तो धातु है नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, नाक धातु नहीं है। तो कौन सी धातु है? NaK, ठीक है। नाक याद रखिएगा, नाक को आसानी से लक्ष्मण जी ने चाकू से काट दिया था, आपको याद रखना है बस, और क्या। तो नाक जो है Na सोडियम का सिंबल है, और K क्या है? पोटेशियम का सिंबल है। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु होती हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, मतलब ये सभी धातुओं के विपरीत होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन एक धातु होती है मरकरी। मरकरी क्या होती है? मरकरी कठोर नहीं होती, वो बहुत मुलायम होती है, लिक्विड फेज में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ आप देखिए एक चीज़ दी गई है। सोडियम धातु को केरोसिन, मिट्टी के तेल में अंदर डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये पानी में मिलते ही पानी में क्या लग जाती है? आग लग जाती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? कह रहा वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे जो लगाए जाते हैं, आम, नीम, पीपल, सागौन से हुआ जो भी होते हैं, तो इन लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं ये फूल जाते हैं, जिससे क्या होता है को गेट बंद करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो कह रहा क्यों फूलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप कहेंगे ये इसलिए फूलते हैं क्योंकि अंतः शोषण की क्रिया होती है। अंतः शोषण क्रिया मतलब ये पानी को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने से क्या होती है? फूल जाती हैं, ठीक है। अब इसको कहिए, पढ़ दें। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण अंतः शोषण है। यह एक विशेष प्रकार का विसरण है। जब ठोस एवं कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि हो जाती है। अतः शोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी कलियों द्वारा जल का अवशोषण है। आप चने को डालते हैं, जो लोग बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं उन लोगों का सुबह का नाश्ता चना होता है, ठीक है। चना और मूंगफली को मिला करके वो खाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भोजन बनाने में, कोचिंग ट्यूशन जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो चना को आप जब शाम को भिगोते हैं तो चना बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब सुबह भिगो देते हैं तो फूल करके उसकी दालें, कभी कोई छिलका भी अलग हो जाता है, उसकी दालें दिखने लगती हैं, तो वो बहुत फूल करके क्या हो जाता है? मुलायम होता है। उसी प्रकार से वो भी एक अंतः शोषण की क्रिया है। उसी प्रकार से लकड़ियाँ भी पानी को सोख करके अंतः शोषण क्रिया करती हैं। आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है फूलने का कारण, फिर वही प्रश्न आ गया। हाँ, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की क्रिया कहलाती, कह रहा पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिवर्धन का मतलब क्या होता है? परिवर्धन का मतलब होता है जल का भाप के रूप में नुकसान होना, जल का भाप के रूप में उड़ना या उठना, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब होता क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए आपने सुना होगा इवेपोरेशन शब्द का उपयोग होता है, लेकिन इवेपोरेशन कहाँ होता है? जब खुले तालाब से पानी भाप के रूप में उड़ता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। जब आप पानी को उबालते हैं भाप के रूप में उड़ता है, भोजन को पकाते हैं भाप के रूप में पानी उड़ता है, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। परंतु जब पत्तियों से पानी उड़ता है उसे भी वाष्पोत्सर्जन ही कहते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश क्या होती है? ट्रांसपिरेशन होती है, ठीक है। पौधों द्वारा पौधों की पत्तियों द्वारा जल का, या कभी कभी तनों द्वारा भी होता है, तो
जो पानी अवशोषित किए जाते हैं, पानी किससे अवशोषित करता है पौधा? तो जाइलम के माध्यम से अवशोषित करता है, आप जानते हैं। और भोजन को कैसे लेता है? तो फ्लोएम के माध्यम से लेता है। फ्लोएम से फूड, याद रख लीजिए, फ्लोएम फूड के माध्यम हो गया, और जाइलम से जल, याद रख लीजिए, जाइलम जल और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जब पानी को अवशोषित करता है, तो पानी को अवशोषित करने के बाद वो भाप के रूप में, जब टेम्परेचर बढ़ता है, धूप पड़ती है, तो भाप के रूप में इवेपोरेट करता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना। देखिए, जितनी विटामिन है आपकी, विटामिन दो प्रकार की होती है, एक वाटर में सॉल्युबल विटामिन होती है, एक जो होती है फैट में सॉल्युबल विटामिन होती है। मतलब एक पानी में घुलनशील विटामिन होती है और एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होती है उसका उदाहरण होता है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी5 होता है, विटामिन बी6 होता है, विटामिन बी9 होता है और विटामिन बी12 होता है। ठीक है, सबके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे विटामिन बी1 का होता है थायमीन, विटामिन बी9 का साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो इनके नाम दिए जाते हैं। और कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है, इनके नाम ही रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। चूँकि विटामिन बी1 बी2 ये क्या है? अल्फ़ाबेटिकल नाम है। तो इनके जो नाम पूछे जाते हैं वो नाम, इनके रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। रेटिनॉल किसका नाम है? ठीक है, थायमीन किसका नाम है? तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। मैं नीचे एक प्रश्न है, उसमें उसके सारे नाम दिए गए हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो आप बने रहें बस। तो कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना। ठीक है, जैसे विटामिन सी का पूछ रहा है वैसे सबका पूछता है। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। उसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे जूसी पदार्थों में पाया, जैसे नींबू है जिसमें जूसी हेयर पाए जाते हैं। नींबू, संतरा, मौसमी, इसमें देखेंगे ना जूसी हेयर पाए जाते हैं। उसमें जैसे बाल होता है, जैसे लगता है बाल में जूस भरा हुआ है। तो ये जूसी हेयर वाले जितने फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है, लेकिन ये खट्टे होते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। अरक्तता निम्न में से किस विटामिन के अल्पता के कारण होता है? कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण, अल्पता मतलब होता कमी, किस विटामिन की कमी के कारण आपके शरीर में क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। किस विटामिन की कमी के कारण आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको देना है। तो विटामिन बी6 और विटामिन बी12। हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ विटामिनों तथा जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनमें से एक विटामिन बी है। विटामिन बी अपने आप में एक समूह है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इस समूह में विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी8, बी9 और बी12 सम्मिलित होती हैं। विटामिन बी समूह जल में घुलनशील विटामिन होती है। विटामिन बी9 तथा विटामिन बी12 की कमी से अरक्तता मतलब वही रक्त की कमी, ठीक है, रोग हो जाता है। विटामिन बी6 का मुख्य स्रोत क्या है? खमीर है, ठीक है, चावल है, मटर है, गेहूं है, ठीक है, मछली है, अंडे की जर्दी इत्यादि हैं। विटामिन बी12 का अच्छा स्रोत अंडे, मांस और मछली है। विटामिन बी6 और विटामिन बी12 के रासायनिक नाम क्रमशः, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप यहाँ से देख लीजिए, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी12 का मैंने अभी ऊपर भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं, उसका नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। क्या नाम होता है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, आगे और प्रश्न आएंगे जिसमें हम सबके नाम आपको बताते रहेंगे, आप बस बने रहिए। इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट किसको संग्रहित करते हैं? तो इलायोप्लास्ट वसा को संग्रहित करते हैं। किसको संग्रहित करते हैं? तो वसा को संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है जो पौधे में लिपिड भंडारण के लिए विशिष्ट है। इलायोप्लास्ट प्लास्टोग्लोबुली को वसा के बूंदों के रूप में इकट्ठा करता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? मतलब कौन ऐसा प्लेस है जहाँ पे लाल रक्त कणिकाएँ मरने के बाद वहीं पे दफनाई जाती हैं? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है और 90 से 120 दिन का होता है। तो 120 दिन मान चलिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। जब ये मर जाती हैं तो इन्हें दफना दिया जाता है। दफनाते कहाँ? लीवर के पास एक स्थान पाया जाता है। लीवर के ऊपर आप देखे होंगे ऐसे, जैसे क्या कहते हैं, शंख टाइप के, लीवर के ऊपर ऐसे शंख टाइप का आप देखे होंगे, एक स्थान बना होता है जिसे स्प्लीन लिखा जाता है। डायग्राम में स्प्लीन लिखा होता है। हिंदी में उसे तिल्ली कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं?
तिल्ली कहते हैं, वहीं पे उसे दफनाया जाता है, स्प्लीन में से दफनाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी को कहाँ दफनाया जाता है? स्प्लीन में, जिसे तिल्ली कहते हैं, जिसे उसकी कब्रगाह भी कहा जाता है। फल पकाने का हार्मोन कौन है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है फल पकाने का हार्मोन कौन है। देखिए, आपने अपने घर पे भी इसको उपयोग किया होगा। बहरहाल आपको समझना है कि पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। आप गौर से सुनते रहिए, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हार्मोन होता है पौधे में, उसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन या ऑक्सिन, ठीक है, AXI यानी है, ठीक है। कुछ लोग ऑक्सिन पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑक्सिन पढ़ते हैं, शुद्ध ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है जो पौधे की वृद्धि करने के लिए, उसके जनन करने के लिए, उसकी डॉर्मेंसी खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन पौधों की कोशिकाओं के डिवाइड करने, यानी पौधों की कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन कहते हैं। और इस प्रकार से टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 3 प्रकार के हार्मोन हो जाते हैं। पहला कौन हो गया आपका? तो पहला आपका हो गया, आप देख पा रहे हैं, पहला कौन हो गया? ऑक्सिन। दूसरा क्या हो गया? जिब्रेलिन। तीसरा क्या होगा? साइटोकाइनिन। चौथा आपका होता है, चौथे को आप कहते हैं ABA। ABA को कहते हैं एब्सिसिक एसिड। ABA को क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड। और पांचवा जो आपका होता है, जो फल पकाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं इथाइलिन। उसे क्या कहते हैं? इथाइलिन हार्मोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इथाइलिन हार्मोन। उसे क्या कहते हैं? इथाइलिन हार्मोन कहते हैं। आप समझ गए इथाइलिन? अब इथाइलिन के बारे में पढ़ लेते हैं, पूरी तरह से इथाइलिन को समझ लेते हैं। इथाइलिन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C2H4 होता है। अणुसूत्र क्या होता है इसका? C2H4 होता है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है, जिसे आप जो मार्केट का नाम होता है कार्बाइड के रूप में आप मार्केट में इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, सूरजमुखी के पौधे के बीज में होता है, सूरजमुखी के पौधे के बीज में क्या होता है? तेल पाया जाता है। सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तेल निकाला जाता है उसमें से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आनुवंशिकी में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है? कह रहा है आनुवंशिकी में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अधिरक्तस्राव, अधिरक्तस्राव को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। यह रोग में रोगी को चोट लगने पर रक्त का स्राव काफ़ी समय तक होता रहता है, जिसके कारण इसका कारण यह होता है कि रक्त में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी होती है, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे जब आपको चोट लगती होगी कहीं पे, तो चोट लगने के बाद आप देखते होंगे येलो येलो कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है दाने के रूप में निकल करके, तो वही जिसमें वही फाइब्रिनोजन होते हैं। ठीक है, फाइबर के रूप में पाया जाता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। यही कमी होने से आपके रक्त का थक्का नहीं बनता, और जब रक्त का थक्का नहीं बनता तो एक बार चोट लगने से क्या होता है कि आपके शरीर का ब्लड बहता रहता है। यह किसको होता है? जो हीमोफीलिया का रोगी होता है। ठीक है, हीमोफीलिया के रोगी को क्या कहते हैं? अधिरक्तस्राव का रोग कहते हैं। ठीक है, जिससे रुधिर बहता रहता है। और इस रोग के जो वाहक होती हैं, वो वाहक कौन होती हैं? स्त्रियां होती हैं, क्योंकि यह वाई क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज होता है। देखिए, अब यहीं पे एक चीज़ समझना, XY और XX जो फीमेल होती हैं, उनमें जो उनका क्रोमोसोम होता है, कौन सा क्रोमोसोम? जो उनका जर्मिनल सेल का क्रोमोसोम होता है, उसे XX कहते हैं। और XX क्रोमोसोम अगर पाया जाएगा तो पैदा होने वाली संतान लड़की होगी। उसी प्रकार से अगर XY हार्मोन क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, तो पैदा होने वाली संतान लड़का होता है। ठीक है, तो जो वाई क्रोमोसोम है यही हीमोफीलिया रोग को अपने पास रखता है। चूँकि यक्स पे भी इसके आ सकते हैं, तो इस कारण ये क्या होती हैं? एक सिर्फ और सिर्फ वाहक होती हैं, एक कभी रोगी नहीं होती। जबकि पुरुष जो होते हैं वो रोग को प्रकट करते हैं और पुरुष इसके रोगी होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन है? कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि का नाम बताना है। तो तैयार की गई औषधि का नाम आप क्या बताएंगे? तो उसका नाम क्या है? इंटरफेरान है। क्या है? इंटरफेरान है। क्या है? इंटरफेरान है। याद रखिएगा, कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? इंटरफेरान है। मनुष्य के फेफड़ों में कितने खंड होते हैं, यानी कितने भाग पाए जाते हैं? तो मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग पाए जाते हैं? मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग यानी खंड पाए जाते हैं? तो 5 खंड पाए जाते हैं। मनुष्य के छाती में 2 फुफ्फुस फेफड़े होते हैं, दाएं और बाएं। ठीक, 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है,
दाएं फेफड़े का औसत भार 23 औंस और बाएं फेफड़े का 19 औंस होता है। फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं, इनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म कोष्ठ होते हैं, इन वायु कोष्ठकों में वायु भरी होती है। मनुष्य के फेफड़े में 5 खंड, 3 दाएं वाले में और 2 बाएं वाले फेफड़े में पाए जाते हैं। वो खंड पूछ रहा, बल्कि ये नहीं पूछ रहा है कि लेफ्ट राइट कितने होते हैं। यहाँ आप देखिए प्रश्न को गौर से पढ़ना पड़ेगा। खंडों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। दाएं तरफ 3 पाए जाते हैं और बाएं तरफ खंड कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा, काम देगा। कह रहा पक्षी जो जिसका ऊपरी जबड़ा हिल सकता है, तो जो पक्षी का ऊपरी जबड़ा हिलता है, मिट्ठू प्रवत्ते सितारा, यानी वो है आपका तोता। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 क्या है? एक प्रकार का वायरस है। कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो कैसा होता है? डीएनए का होता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाए कोविड-19 से, तो वायरस जो है कोविड-19 का, उसके अंदर डीएनए वायरस पाया जाता है। अब यहाँ बात करते थे एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीजन, जन के लास्ट, एंटी के लास्ट में देखिए जन है। जन मतलब होता है लोग, यानी ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, लेकिन कैसी हैं? एंटी हैं, नुकसानदायक हैं। आपके क्या होता है? एक हितैषी होते हैं, एक एंटी पार्टी होती है आपकी, एक फेवरेट पार्टी होती है, एक एंटी पार्टी होती है। तो जो फेवरेट पार्टी होती है वो तो आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपकी एंटी पार्टी होती है वो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं ये रोग काज करते हैं। और एंटीजन में कौन हो सकता है? हो सकता है प्रोटोजोआ हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है प्लेटीहेल्मिन्थीज हो सकता है एस्केरिस हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनती हैं जो इन रोगों से हमें बचाने की क्षमता देती हैं, हमें ताकत देती हैं, इनसे लड़ती हैं। तो एंटीबॉडी ही क्या है? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। कहा जा रहा है ना, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है वो कोरोना का पेशेंट है। चले आगे। हाँ, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू फैलता है? स्वाइन फ्लू वायरस के द्वारा फैलता है, और वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। स्वाइन फ्लू फैलने का जो वायरस है उसका नाम होता है H1N1। क्या होता है? H1N1। यहाँ पे देखिए दिया गया है H1N1 स्वाइन फ्लू के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होता है, प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है वो कौन है? कार्बन है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन है? कार्बन है। देखिए प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन सबके में आप देखते हैं CHO कॉमन है, लेकिन यहाँ पे अगर N लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो प्रोटीन हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है मुख्य तत्व कौन है? कार्बन है। कार्बन क्यों? क्योंकि कार्बन की अधिकता होती है। देखिए यहाँ पे प्रोटीन एक जटिल कार्बन युक्त पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं के मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा और फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीवद्रव्य के मुख्य अवयव हैं जो शारीरिक वृद्धि तथा उसके जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन को रासायनिक गठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछता है, यहाँ देखिए मुख्य तत्व पूछ रहा है, प्रश्न को गौर से सुनिए। प्रोटीन का मुख्य तत्व पूछ रहा है तब तो आप कार्बन को बताएंगे, लेकिन अगर पूछता है निम्न में से कौन प्रोटीन के क्या कहते हैं मुख्य प्रोटीन के तत्व के रूप में या प्रोटीन का एलिमेंट है, अगर ऐसे कहते हैं निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड का एलिमेंट है या प्रोटीन का एलिमेंट है, तो आप कोशिश करेंगे नाइट्रोजन को बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करने की आवश्यकता है इस प्रश्न में। वायुयानों के टायरों में वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा वायुयान के टायर में किस गैस को भरा जाता है? तो आप जानते हैं हीलियम गैस को भरा जाता है। हीलियम गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए यह वायुयान के टायरों में भरी जाती है, क्योंकि वायुयान के रनवे पर उतरते समय टायर हल्के और रोड में घर्षण से कम फटें। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। कह रहा बेमेल को बताना, कौन सा बेमेल नहीं। यहाँ पे फिजियोलॉजी लिखा गया, साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है। अब आपको बताना है, यहाँ पे साइकोलॉजी को इसने आपका आंसर बताया। क्यों बताया इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आप देखिए फिजियोलॉजी किससे संबंधित है? फिजियोलॉजी आपके शरीर क्रिया से संबंधित है, शरीर विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, पैथोलॉजी आपके निदान विज्ञान से। पैथोलॉजी पर आप अपने जांच कराने जाते हैं, जो आपको कोई रोग होता है तो उस रोग की जांच कराने के लिए आप पैथ पे जाते हैं, लैब पे जाते हैं, जहाँ पे उसकी जांच की जाती है कि आपको कौन सा रोग है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी आपके मनोविज्ञान से संबंधित है, जो कि शारीरिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
लौह की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? लौह की कमी से एनीमिया हो जाती है। एनीमिया का मतलब हो जाता है आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी कैसे होती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण आपकी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? जो डिस्क शेप होती हैं, आरबीसी कैसे होती है? डिस्क शेप होती है। डिस्क शेप आप जानते हैं ना, जैसे आपका अंटीना होता है, कौन सा? डिश वाला अंटीना, वैसे डिस्क शेप होती हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसे होती हैं, देखिए ये ऐसी होती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे इसमें आयरन की कमी होती है, एक ऐसी हो जाती हैं, ये ऐसी हो जाती हैं, और ऐसी होकर के एक क्या कर देती हैं, यहाँ पे हंसियाकार हो जाती हैं। हंसिया का नाम सुना है? हंसियाकार हो जाती हैं, उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और हंसियाकार हो जाती हैं जिससे उसका प्रवाह गति कम हो जाती है और आपको शिथिलता महसूस होती है, आपको थकान महसूस होती है, आपके शरीर में पेन रहती है, चूँकि ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छी तरह से नहीं हो सकती। और आपके शरीर जब ऑक्सीजन की पूर्ति जहाँ नहीं होती वहाँ पर आपकी मांसपेशी किसका निर्माण करती हैं? तो आप कहेंगे लैक्टिक एसिड का निर्माण करने लगती है, जिससे आपको दर्द होती है और थकान महसूस होने लगती है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैंने एक वीडियो आपको बनाया है, जो वीडियो है आपका कि ऑनलाइन एजुकेशन एंड हेल्थ, उसकी टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन एंड हेल्थ। ऑनलाइन एजुकेशन एंड हेल्थ आप ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है और 10 से 15 मिनट का वीडियो है। मैं कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मन करे इसे आप छोड़ दीजिए, आप अपनी बुक वगैरह से पढ़ लीजिएगा, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आँख का रोग मोतियाबिंद कहा जाता है। कह रहा है जब उसके नहीं दिखता है, अपारदर्शी हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कह रहा है किसमें लौह तत्व यानी आयरन किसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौदा, लोकाट, अमरूद। तो आप कहेंगे करौदा में। करौदा जानते हैं ना, करौदा का फल खाएंगे नहीं, वही करौदे में होता है। ठीक है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? कुनैन जो मलेरिया के इलाज में, देखिए अभी कुनैन के लिए लोग के हो रहा था जब कोविड-19 आया था, तो कुनैन कहाँ पाया जाता है? सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। तो कहाँ से मिलती है? छाल से। सिनकोना पौधे की छाल से पाया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है। और सिनकोना पौधा कहाँ होता है? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहाँ वर्षा होती है? तो दक्षिणी तट पे, मालाबार तट पे होती है। और कहाँ होती है? तो आप कहेंगे मेघालय की पहाड़ियों पे, गारो खासी जयंतिया पे होती है, वहाँ पे ये पौधे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी की सर्वाधिक प्रचुर मात्रा होती है। तो कह रहा है विटामिन सी, मैंने आपसे बताया कि जूसी हेयर, जिसमें जूसी हेयर पाए जाएंगे उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो यहाँ पे गन्ना, चुकंदर और आलू की तुलना में संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है जहाँ से विटामिन सी मिल जाते हैं? कच्चे और ताज़े फल। ठीक। उसके बाद एड्स का कारण क्या है? एड्स किसकी वजह से फैलता है? तो एड्स वायरस से फैलता है और इसके वायरस को क्या कहते हैं? HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। इससे आपके शरीर की T4 कोशिका प्रभावित होती है, या ये कह दें कि आपके शरीर में WBC को प्रभावित करता है, जिससे आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और बहुत सारे रोग आपके ऊपर हावी पड़ जाते हैं और आपका राम नाम सत्य हो जाता है। रतौंधी किस कमी के कारण होती है? रतौंधी बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। कहाँ पे दिया गया? दिया नहीं गया है क्या? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस एक क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस क्या है? एक फेफड़े संबंधित बीमारी है। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण कौन है? विषाणु, वायरस है। पोलियो किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। और कौन से वायरस की वजह से होते हैं? तो पोलियो जो होता है वह है पोलियो वायरस की वजह से होता है। ठीक है। पोलियो माइलिट्स रोग का नाम होता है, लेकिन पोलियो की वजह से पोलियो नाम रख दिया गया। तो पोलियो वायरस होता है जिसमें आपके तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण? कह रहा है एक बीज के जमने के लिए कौन 3 परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप कहेंगे पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी एक बीज उगेगी, वरना अंकुरित नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? कह रहा कौन सा ऐसे जंतु हैं जो यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं, इस ग्रुप में आपको बताना कौन रात्रिचर होते हैं। तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये तीनों क्या हैं? रात्रिचर के श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
निद्रा रोग किसके नामक बीमारी होती है? निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, कैसे होती है? ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोष की जीव से होती है। कैसे होती है? ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोष की जीव से होती है, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो ट्रिप्नोसोमा नामक क्या कहते हैं, एक कोष की जीव है जिससे ये बीमारी होती है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। कह रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताना जिसने बताया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक का जीव है। तो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मोडियम से होता है, तो उसे बताना मलेरिया रोग किससे होता है। तो उनका नाम है सर रोनाल्ड रास। उनका नाम क्या है? सर रोनाल्ड रास। ठीक है, और 1902 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज, वही है, ठीक, कीटों की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कह रहा कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। दूध के खराब होने का कारण क्या है? दूध के खराब होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से दूध क्या होता है? आपका अम्लीय हो जाता है और ख़राब हो जाता है। और अगला आपका है, निम्नलिखित में से सील किस जात का है? तो सील आपको बताना है किस जात का जानवर है। सील किस जात का जानवर है? तो सील जो है वो सरीसृप कुल का है, रेप्टिलिया कुल का है। और रेप्टिलिया कैसे होते हैं? रेंगने वाले जंतु होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक आपका एक सेगमेंट पूरा होता है। इसके पहले हमने लूसेंट के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें कुछ स्पष्ट ना हो पाने के कारण लगभग 30 मिनट की आपकी बायोलॉजी की एक मैराथन वहाँ पे कराई गई थी। यह क्वेश्चन आंसर की आपकी पहली मैराथन। इसके बाद आपकी एक मैराथन और आएगी, उस 2 मैराथन और आएंगी, और जिससे आपकी ये क्या होगी, बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष करेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष करने के बाद जनसंख्या नगरीकरण करेंगे। जनसंख्या नगरीकरण करने के बाद संविधान के समस्त प्रश्न करेंगे। और इस तरह से सभी चीज़ों की हम कोशिश कर रहे हैं, सबका प्रयास करेंगे, सबको पूरी तरह से करवा देंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखिए। किसी के सहारे बैठना मूर्खता होती है। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल चांस हो सकता है मैं ना करवा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी तरह से करवा लूँ। आपका पेपर बहुत जल्द है, तो आपको खुद तन्मय रहना पड़ेगा। आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को कवर करना होगा। तो करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।